हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे घटनाचक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 सेक्शन को, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। हम उसमें देख रहे थे मिडाइवल हिस्ट्री को, जिसमें आज का हमारा जो है टॉपिक रहेगा वो रहेगा तुगलक वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखते हैं तुगलक वंश। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का जो ये प्रथम शासक था। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक जो था तो ये तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता जो थे तो ये करोना जनजाति के तुर्क थे, जो कि बलबन का मतलब दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों में नेतृत्व किया था तथा उसे जो है मुल्तान तथा दीपालपुर का जो ये गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। उसे कहाँ का? मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता के अनुसारों ये 29 अवसरों पर उसने मंगोलों को पराजित किया और उन्हें जो है भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसलिए वह गाजी मलिक के नाम से भी प्रसिद्ध था। गाजी मलिक की उपाधि उसे प्रदान की गई थी, इसीलिए गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध था। आगे बात करेंगे। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया था तथा 8 सितंबर 1320 को वह सुल्तान बना। इसका एक अन्य नाम है जो कि गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी है। ये इसके जो है सभी नाम याद रखिए, पूछ लिए जाते हैं। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश जो है ये तुगलक वंश कहलाया। आगे बात करेंगे। यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के समय में लागान किसानों से जो है लागान तो ये किसानों से पहले की तरह पैदावार का कितना 1/5 से लेकर 1/3 भाग मतलब वसूल किया जाने लगा। और आवश्यकता अनुसार मतलब जब भी अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ किया गया था और राजस्व वसूली में ये सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर मुक्त जागीरें दी गई। और गयासुद्दीन तुगलक के समय में नस्ल एवं बटाई प्रथा जो थी, ये नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही थी। अलाउद्दीन के समय की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो ये खिलजी मतलब वंश का शासक था, तो इसके समय में ये जो एक कठोर दंड व्यवस्था थी उसको इसके तुगलक वंश के समय में समाप्त कर दिया गया। परंतु कर न देने वाली और सरकारी धन की बेईमानी करने वाली और जो है चोरों को मतलब कठोर दंड दिए गए, ये इसको मतलब जारी रखा गया। बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय बर्नी एक है लेखक, तो इनसे बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का सहारा नहीं, ये मतलब इस बात का साहस नहीं होता है कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। ऐसा स्टेटमेंट दिया किसने? बर्नी ने तुगलक शाह के मतलब बारे में। आगे बात करते हैं, देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1225 से लेकर 1351 ईस्वी तक कि कब तक 1225 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक यह सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित जो है ये अनेक विधाओं में निपुण था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो था, तो ये 1325 से लेकर मतलब हमने यहाँ एक बार जो है 1200 बोल दिया शायद, ये 1325 से लेकर 1351 तक मतलब शासक था। ये जो भी सुल्तान थे इसमें इसका समय जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक का, तो ये 1325 से लेकर 1351 तक में था और ये सर्वाधिक विद्वान एवं जो है शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक न्याय विभाग इसने कृषि की उन्नति के लिए जो है तो एक न्याय विभाग जिसे दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। ये जो एक मतलब नया विभाग था तो इसको दीवान ए अमीर ए कोही कहा गया। और इस विभाग का जो मुख्य कार्य था, ये कृषि की उन्नति के लिए एक मतलब नया विभाग बनाया गया था जिसे दीवान ए अमीर ए कोही कहा गया। और इस विभाग का मुख्य कार्य था तो ये कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र की अनुरूप हेर फेर के साथ जो है ये इसमें विभिन्न मतलब फसलों की खेती की गई। आगे बात करेंगे। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण था जो कि राजधानी दिल्ली से कहाँ दौलताबाद या देवगिरी मतलब ले जाई गई। ये मोहम्मद बिन का मतलब सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य था जो कि राजधानी को दिल्ली से कहाँ दौलताबाद ले गया। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक जो असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर के एम निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने
देवगिरी का नाम क्या रखा? तो देवगिरी का नाम उन्होंने कुतुबाबाद रखा और मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद, देवगिरी को कुवत उल इस्लाम भी कहा। आगे बात करेंगे यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह है मतलब सुल्तान ईश्वर की छाया है, यह ईश्वर सुल्तान का जो है समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाए। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा जो ये दीनार की संज्ञा दी गई। जो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मतलब सोने के सिक्के जारी किए गए थे, इनको इब्न बतूता द्वारा क्या दीनार कहा गया। बरनी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। उन 5 योजनाओं को देख लेते हैं। पहली थी दोआब में कर की वृद्धि, दूसरी थी देवगिरी या दौलताबाद को मतलब ये देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बनाना, तीसरी थी सांकेतिक मुद्रा जारी करना, ये मतलब बहुत ही पूछा जाता है, ये सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की थी या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासन में हुआ था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को याद रखिए। चौथा था खुरासान पर आक्रमण और 5वां था कराचिल की ओर अभियान। ये इसकी जो है 5 मुख्य योजनाएं थी किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की, जिनका उल्लेख बरनी ने किया है। आगे बात करेंगे इब्न बतूता 1333 ईस्वी से लेकर 1347 तक मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता तो ये मतलब मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से लेकर जो 1351 तक रहा था, ये भारत में आया था। कौन? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में 1342 ईस्वी में सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। इब्न बतूता ने किताबुल रिहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है और सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के जो ये यात्रा वृतांत के द्वारा प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ये ऐसा मतलब प्रथम सुल्तान था दिल्ली का जो ये हिंदुओं के त्योहारों में मुस्लिम था, लेकिन ये हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा था। इसको ये शब्दों का प्रयोग बर्नी ने इन शब्दों का प्रयोग बर्नी ने किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए किया था। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा था कि 20 मार्च 1351 में मृत्यु हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। बदायूनी ने लिखा सुल्तान को उसकी प्रजासी और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये स्टेटमेंट लिखा था किसने? बदायूनी ने। तो याद रखिए बदायूनी ने पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर या रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने मतलब ये बेकारी या बेरोजगारी की जो ये समस्या को हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग बनवाया जिसे दीवाने खैरात मतलब कहा गया। जो इसका कार्य था कि गरीब, मुसलमान, अनाथ, स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देना। ये दीवाने खैरात का ये बनवाया किसके द्वारा गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की ये व्यवस्था करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक जो था तो वो फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल भी बनवाया और उसमें कुशल हकीम भी रखे। फिरोज शाह तुगलक जो था ये दासों का बहुत शौकीन था। उसके दासों की संख्या संभवतः कितनी 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग उसने बनवाया जिसे दीवाने बंदगान कहा गया। आगे बात करेंगे यहाँ पर सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ये बहुत पूछा जाता है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया था और उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि ये प्रमुख नगर थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 20 नगर, 100 अस्पताल और 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानगृह, 10 स्तंभ और जो है ये 150 पुलों का निर्माण करवाया था। किसने ये सभी कार्य करवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इगदला का नया नाम जो है आजादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा था। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार
मतलब कौन था, तो ये मलिक गाजी सहना था। मलिक गाजी सहना जो है ये मुख्य वास्तुकार था उसके राज्य का। प्रत्येक भवन की योजना उसके व्यय अनुमान के साथ जो है दीवाने बिजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जाता था। आगे बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध है। मतलब नहरों का फिरोज शाह तुगलक जब था तो इसने अपने शासनकाल में भारत में सबसे ज़्यादा जो है नहरों का निर्माण करवाया था, सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई थी। ये सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। उन पाँचों को देख लेते हैं यहाँ पर। प्रथम थी जो 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी थी जो कि 96 मील लंबी थी, जो सतलज से घग्गर नदी तक जाती थी। तीसरी थी ये सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर कहाँ तक, हांसी तक जाती थी। चौथी घग्गर नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। पांचवी जो थी तो यमुना नदी से कहाँ तक, फिरोजाबाद तक जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग कितने 150 कुएं भी खुदवाए थे। और फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने जो है तो ये सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 30 झीलों को जल संग्रह करने के लिए तालाबों का भी मतलब निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक इसने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ये सर्व नामक ये सिंचाई कर लगाने वाला ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने एक सिंचाई कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका नाम था हक ये शर्व। ये ऐसा करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, उन्हें अपनी जो है पैदावार का कितना 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक जो था तो उसके द्वारा ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था, और उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक के पहले जो था तो ऐसा था कि मतलब ब्राह्मण जो थे तो ये जजिया कर से मुक्त रखे गए थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी रुचि जो है अपनी अभिरुचि के कारण उसने दिल्ली के निकट कितने 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे, और उसने अपने बागों की में ये फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय के कार्य किए थे। मतलब वो बागवानी वगैरह का बहुत शौकीन था। आगे बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा अब हरियाणा के यमुना नगर जिले में से कहाँ दिल्ली लाया गया था, दिल्ली लाया गया था। अशोक के 2 स्तंभ थे, इनको मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया था। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया था, और जो मेरठ वाला मतलब स्तंभ था, इसको दिल्ली के वर्तमान जो बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कास के शिकार या आखेट स्थान के पास इसे पुनः स्थापित करवाया गया था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक जो था तो इसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। उससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर नसीरुद्दीन महमूद की। नसीरुद्दीन महमूद ये 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और पंजाब का सूबेदार था खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त जो है करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिर फिरोज की एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसीरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया, और दोनों मतलब शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नसीरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह जो था तो ये फिरोजाबाद में रहा। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान ये मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि 1398 ईस्वी में किया। तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था, और शासन किसका था, नसीरुद्दीन महमूद का। आगे बात करेंगे यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था कि शहनशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। शहनशाह की सल्तनत कहाँ से, दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तैमूर के आक्रमण की। तैमूर का आक्रमण जो कि 1398 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश ने इसने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया, और 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का भी अंत हो गया। और 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया, और तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश जो कि सैयद वंश की नींव डाली, जिसको हम इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। तो ये कौन था, गाजी मलिक।
कौन था? गाजी मलिक। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया था तथा उसे मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध जो है ये विजय प्राप्त की थी। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दिया गया था, इसलिए वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को वह सुल्तान बना। इसका एक अन्य नाम जो है गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी है, और इसी कारण जो है इसे क्या है, तुगलक वंश पुकारा जाने लगा। इस वंश को तुगलक वंश कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक जो है तो ये तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। ये इसकी तुगलक वंश की स्थापना की थी और तुगलक ने जो है कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने ये मुकद्दम तथा खूतों को अनेक पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बंटाई का प्रयोग मतलब फिर से प्रारंभ कर दिया और ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को कितना 1/5 से 1/3 भाग मतलब 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया गया तथा सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो ये किसने किया था? तुगलक वंश ने। ये क्वेश्चन मतलब बहुत पूछा जाता है, तो ये मतलब मैचिंग में पूछ लिया जाता है। कई वंश 3 या 4 मतलब 4 वंश दे दिए जाते हैं, इसमें से पूछ लिया जाता है किस वंश ने मतलब एग्जैक्ट डेट भी दे दी जाती है, इसमें पूछ लिया जाता है किस वंश ने जो है किस समय तक शासन किया, या तो मतलब ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया और किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। ये सबसे अधिक समय तक शासन किया था किसने? तुगलक वंश ने। गुलाम वंश के सुल्तानों में 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया था किसने? गुलाम वंश ने। और 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया था किसने? खिलजी वंश ने। लोदी वंश के शासकों ने कितने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया था और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन किया था। इस प्रकार जो है तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्वाओं जो है ये विधाओं में माहिर था, तो वो कौन था? MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था और 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया था। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप जो है हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती भी की गई। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना अपनाई थी? तो ये किसने अपनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखेंगे नेक्स्ट है, दीवाने कोही किससे संबंधित है? दीवाने कोही संबंधित है किससे? मोहम्मद तुगलक से। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो ये दिल्ली से ले गया था दौलताबाद या देवगिरी। देखेंगे नेक्स्ट है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। ये आदेश दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। सर्वप्रथम भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाई थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देख लेते हैं इसकी भी एक्सप्लेन। मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किए, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। वर्णी के अनुसार जो है तो ये खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को जो है सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। और ईरान में ये गाय खातू के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। यद्यपि वहाँ यह प्रयोग असफल रहा, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है ये
सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः क्या हुआ, नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की और आधुनिक इतिहासकारों का यह कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी। इस कारण से जो है ये सांकेतिक मुद्रा चलाई गई है। सांकेतिक मुद्रा से एक बार मतलब यूपीएससी के जो है मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सांकेतिक मुद्रा जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखते हैं नेक्स्ट है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? जब उसने मतलब राजत्व या किंगशिप मतलब को प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये स्टेटमेंट दिया है बर्नी ने, ये दिया है अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। उसने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में इसका वर्णन किया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया। क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया। बिल्कुल ठीक है यहाँ पर कि एक मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सोने का सिक्का जारी किया गया था जो इब्न बतूता द्वारा उसे दीनार कहा गया था। उसका कारण है मोहम्मद बिन तुगलक कारण यहाँ पर दिया है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की जो है टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। दूसरा जिसका कारण है ये यहाँ पर गलत है, देखते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन? ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था दीनार की संज्ञा दी थी इसने। और मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। किसके लिए जारी करना चाहता था? तो वो अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि करने के लिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। कारण है मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर जो है उचित नियंत्रण नहीं था। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, और इसकी सही एक्सप्लेन भी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। इसने ये मतलब एक 5 ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी, मतलब योजनाओं की 5 योजनाएं इसकी थी विशेष रूप से, जिसमें दुआब में कर की वृद्धि करना, दियोगिरी दौलताबाद मतलब को राजधानी बनाना और सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराची की ओर अभियान करना। तो इसमें ये सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा की योजना इसकी असफल रही थी। इसका मुख्य कारण ये था कि सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी की मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया था, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गई थी और लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा था। देखेंगे नेक्स्ट है मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भारत आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये हम जो है डेट भी कई बार देख चुके हैं। 1333 से लेकर 1347 ईस्वी में मोरक्को का मूल ये अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसका शासनकाल रहा था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। देखेंगे नेक्स्ट है मध्यकालीन यात्री लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये कहाँ का था? मोरक्को का था। नेक्स्ट इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? ये आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण देने वाला था कौन? इब्न बतूता। ये जो है ये अपनी मतलब इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसकी प्रसिद्ध एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? किताबुल रेहला। कहीं कहीं पर जो केवल रेहला ही लिखा मिलता है, तो ये इब्न बतूता की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पर? तो ये दफन है कहाँ पर?
ये दफन है कहाँ पर? नालंदा में। नालंदा में दफन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था और निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में पूरी उड़ीसा में हो गई थी, जिन्हें बाद में नालंदा में, बिहार में, नालंदा कहाँ पर है? बिहार में है, तो वहीं पे इनको दफनाया गया था। नेक्स्ट है होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक था। देखेंगे नेक्स्ट है दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। ये स्टेटमेंट दिया था इसने मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था? इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और राजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो ये कहा था किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था बदायूनी ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने वाला था कौन? फिरोज शाह तुगलक। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य किए थे, जिसमें नियुक्ति के लिए एक दफ्तर या रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के लिए गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है बेरोजगारों को सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना करने वाला था कौन? फिरोज शाह तुगलक था। देखेंगे नेक्स्ट है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित करवाया था। ये करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये जो इसने दीवाने खैरात स्थापित करवाया था, तो ये किसके लिए? तो ये गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की भी व्यवस्था होती थी इससे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कुछ सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो थे तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। ये गुलामों का बहुत शौकीन था। इसने उनके लिए एक पृथक विभाग बनवाया था, जिसमें कितनी 1,80,000 तक गुलामों की संख्या पहुंच गई थी, दासों की संख्या पहुंच गई थी। तो इसने इनके लिए एक पृथक विभाग बनवाया था जिसे दीवाने बंदगान कहा जाता था। तो ये दीवाने बंदगान जो है किससे संबंधित था? दासों की। और उन दासों की शिक्षा का भी पूर्ण ध्यान रखा जाता था। ऐसा नहीं था केवल उन्हें जो है दास बनाकर ही रखा जाता था, उनकी शिक्षा का भी पूर्ण ध्यान रखा जाता था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापित किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। दूसरा है बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। तो ये घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की गई थी, लेकिन ये बलबन ने नहीं शुरू की थी। थर्ड स्टेटमेंट है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग स्थापित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। चारों यहाँ पर स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो जाएंगे। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपनी सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। और बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को जाता है। दूसरा जो है तो ये घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, ना कि बलबन ने। फोर्थ स्टेटमेंट जो था थर्ड स्टेटमेंट तो मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था, ना कि उसका चाचा। फोर्थ स्टेटमेंट है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। फिरोज शाह जो है ये दासों का बहुत शौकीन था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ये की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था कौन? फिरोज शाह तुगलक। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन।
फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा और सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक्की सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए मतलब शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, उन्हें अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। जो मतलब शाही नहरों का पानी यूज करते थे, उन्हें अतिरिक्त कर देना पड़ता था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ये किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, हाँ कि ये सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला था कौन? फिरोज तुगलक। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। उस समय तक जब मतलब ये फिरोज शाह तुगलक जब तक था, तो उसके पहले उस समय तक क्या था, ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की तथा दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था, क्योंकि इसने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ये किए थे किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। नेक्स्ट है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ये लाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने और उन्हें निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया था। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया था। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, जो कि अब हरियाणा के यमुनानगर जिले में से है, मतलब यहाँ पर दिल्ली लाया गया। और टोपरा वाले जो स्तंभ है, इसको महल में तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित करवाया गया। और मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले, जो कि कसके शिकार या आखेट स्थान के पास, इसे पुनः स्थापित कराया गया। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये लाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की बेहतर समझ हो सके? ये कार्य किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। वो था कौन? फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना करवाई और उसमें कुशल हकीम भी रखे थे। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो ये खैराती अस्पताल था, दारुल सफा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो था, तो नसीरुद्दीन महमूद था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। नसीरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल था, तो ये 1394 से लेकर कब 1412 ईस्वी तक ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिर फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसीरुद्दीन को चुनौती दी और फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया और दोनों ने ही मतलब एक ही साथ दिल्ली के एक छोटे राज्य पर शासन करने लगे। फिर नसीरुद्दीन दिल्ली में रहा और फिरोज शाह तुगलक कहाँ? ये नसीरुद्दीन दिल्ली में रहा, नुसरत शाह कहाँ? ये फिरोजाबाद में रहा। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक थे तैमूर। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में और एक कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था, शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। नेक्स्ट है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यहाँ जो भी स्टेटमेंट में मतलब यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिए हैं, इसमें कोई आंसर नहीं होगा। ये तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पर किसके शासनकाल में? ये तैमूर मतलब ये तुगलक वंश का शासक था नसीरुद्दीन महमूद, जो कि 1394 से लेकर 1412 ईस्वी के काल में, इसमें मतलब इसके बीच में ही 1398 में इसने जो है भारत पर आक्रमण किया था। किसने? तैमूर ने। और भारत के आक्रमण करने के उद्देश्यों को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया। उनमें से एक था
काफिरों से युद्ध तथा उसका विनाश तथा दूसरा था धन प्राप्ति। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ये किया था कब? 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो ये इसके बाद राज्य स्थापित हुआ था किसका? सैयद वंश का। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न को उसके जो है सही, इनका सही अरेंजमेंट बताना है इन शासकों का। सबसे पहले होगा रुकनुद्दीन, फिर होगा मुबारक खान, फिर फिरोज शाह तुगलक और फिर सबसे लास्ट में कौन? आलम शाह। इनका शासनकाल एक बार देख लेते हैं। रुकनुद्दीन जो था ये 1236 ईस्वी में रहा था। मुबारक खान जो था तो ये 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया था इसने। फिरोज शाह तुगलक ये 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया था। और आलम शाह तो ये 1445 से लेकर 1451 तक इसने शासन किया था। फिर रुकनुद्दीन 1336 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका शासक बना था, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान 1316 में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। फिरोज शाह तुगलक ये 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। और सैयद वंशी शासक आलम शाह जो कि 1445 से लेकर 1451 तक दिल्ली का ये सुल्तान रहा था। अब एक छोटा सा टॉपिक और है लोधी वंश, जो कि मतलब सबसे यहाँ पर लास्ट वंश है, इसको भी एक देख लेती है लोधी वंश। चलिए देख लेते हैं। लोधी वंश की स्थापना की थी किसने? बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अपने नाम का उसने यह खुतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी कौन? जौनपुर की विजय। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया था। उसके दरबार में जो थे तो कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद्र और राय दादू। उसने बहलोली नामक एक चांदी का सिक्का चलवाया जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। किंतु क्या हुआ था, कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया था, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की माँ जयबंद जो थी एक सुनार की पुत्री थी। आगे बात करेंगे यहाँ पर, कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह लोधी के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। वह लोधी वंश का महानतम शासक था और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। कहाँ? आगरा को। यमुना नदी थी उसके तट पर एक अपना मतलब नवीन नया नगर बसाया जिसको कहा गया आगरा, जो कि मतलब वर्तमान में इतना प्रसिद्ध हो गया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। आगे बात करेंगे यहाँ पर उसने जो है कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ हुआ था। कौन सा? गजे सिकंदरी। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की सहायता भी की। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद करवा दिए तथा पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर भी उसने रोक लगा दी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। इसका नाम याद रखिए, नाम था क्या? फरहंगे सिकंदरी। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। और जो सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात मतलब संपत्ति कर को समाप्त कर दिया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। बाबर के योग्य सेनापति, श्रेष्ठ युक्त नीति और तोप खाने के कारण इब्राहिम की जो है पराजय हुई और युद्ध स्थल में ही मारा गया। फिर फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और सैनिक की भांति मारा गया। नियामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था। अब इसमें जो है थोड़े से क्वेश्चन है, हम उनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान के मूल निवासी थे? तो ये लोधी जो थे तो ये अफगान के मूल निवासी थे।
दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक ये अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में की थी। इस वंश का शासन काल जो था तो ये 1451 से लेकर 1526 तक चला था। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले था कौन, बहलोल खान लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। देख लेते हैं इनका एक बार यहाँ पर जो है टाइम। बहलोल खान लोदी का समय काल था 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी का था 1489 से लेकर 1517 तक। इब्राहिम लोदी का शासन काल था 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट एक मानचित्र यहाँ पर दिया गया है और इसमें पूछा गया है, यह मतलब निरूपित कर रहा है किसको, तो ये निरूपित कर रहा है बहलोल लोदी ये मतलब शासन, ये राज्य को जौनपुर को, जो ए यहाँ पर दिया है, ये यहाँ पर ए जो दिया है तो ये निरूपित कर रहा है किसको, बहलोल लोदी जौनपुर ये राज्य को। जो ये यहाँ पर ए क्या है, ये जौनपुर नगर को चिन्हित करता है। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। जौनपुर जो है इसको सिराज हिंद कहा जाता था। नेक्स्ट है महाराणा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, तो ये परास्त किया था खातौली के युद्ध में। 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है ये पराजित हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है, ये बसाया था किसने, सिकंदर लोदी ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे जो है आगरा नामक एक नवीन नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आया था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। कौन, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है किस मध्य युगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, तो किसको, सिकंदर लोदी को। नेक्स्ट है आगरा नगर की स्थापना की थी, ये की थी किसने, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी, कौन था, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन मतलब कितनी बार पूछा गया है, आगरा की स्थापना करने वाला था कौन, सिकंदर लोदी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, तो अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है किसको, सिकंदर लोदी को। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया जो गजे सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर, जो कि प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में किया, और सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात कर संपत्ति कर मतलब समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यहाँ पर, ये मतलब दिल्ली पर शासन करने का इनका, ये दिल्ली पर शासन करने वाले वंशीय है, इनका सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले शासन किया था किसने, गुलाम वंश ने, फिर किया था खिलजी वंश ने, फिर लोदी वंश ने, और सबसे बाद में किसने, सैयद वंश ने। सबसे पहले शासन किया था किसने, गुलाम वंश ने, फिर खिलजी वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश ने किया था। सबसे बाद में किसने, लोदी वंश ने। देख लेते हैं इनका जो है ये गुलाम या ममलूकों का शासन था कब से, 1206 से लेकर 1290 तक। फिर खिलजी वंश का शासन आया 1290 से लेकर 1320 तक। सैयद वंश ने शासन किया 1414 से लेकर 1451 तक। और लोदी वंश जो था इसका शासन रहा कब से, 1451 से लेकर 1526 तक। देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था, तो जो इब्राहिम लोदी है यही गुलाम वंश का नहीं था, बाकी बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ये सभी गुलाम वंश के शासक थे। 1206 से लेकर 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात थे। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210, इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तथा बलबन 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक इसने शासन किया था। जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था, इसने 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था।
तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल रही हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है वीडियो के साथ में ही आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।